तो बड़ी बहस लगातार हम कर रहे हैं कि कैसे जितने तमाम सियासतदान हैं वो अब 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सरजमी पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और बता दें आपको कि जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं और 22 की जंग में सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना परचम फहराना चाहती हैं। हमारे साथ कई मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीति में अपनी अच्छी समझ रखते हैं, वो जुड़े हुए हैं, शेखर आनंद अमेठी से और नीरज मिश्रा हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से जुड़े। सबसे पहले शेखर आप ही के पास आना चाहूंगी और एक सवाल मेरी तरफ से अमेठी की जनता से ये लीजिए आप कि अमेठी की जनता जिस तरीके से लगातार राहुल और प्रियंका की तारीफों के कसीदे बांध रही है, लेकिन आपने सुना एसएन सिंह साहब का साफ ये कहना है कि ये जो लोग हैं ये उन्हीं के अपने कार्यकर्ता हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो तारीफ ही करेंगे और उनकी उपलब्धियां ही गिनाएंगे। उनका ये कहना है कि अमेठी की जो जनता है वो आपको बताएगी कि अमेठी इस वक्त कितना त्रस्त है, अमेठी में कोई भी सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जिन्हें ये अपना रहनुमा कह रहे हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, इनका यही रहनुमा 2.5 साल बाद उसे याद आ रही है आज अमेठी की। ठीक है निदा, मैं आपका सवाल लेता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी, अब नहीं हैं, लेकिन उनकी बहू हैं चित्रा वर्मा जी, वो हमारे साथ में हैं। तरियाबाद से ये कांग्रेस की प्रत्याशी भी है, इन्होंने अपना आवेदन डाला हुआ है। और इनके जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अमेठी का विकास है, देखिए कांग्रेस हार गई यहाँ पर। राहुल गांधी का वो गृह जनपद हुआ करता था, एक तरीके से वहाँ परंपरागत सीट थी, जो विकास के काम थे वो भी उस तरह से नहीं हुए। अभी कांग्रेस की जो वापसी की बात चल रही है, इसमें आपको कैसे लगता है कि आप, मतलब ये कहा जा रहा है कि आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस की ही बात करेंगे, ये आपका नैतिक दायित्व भी है, लेकिन कांग्रेस करेगी कैसे? देखिए, हर व्यक्ति पीड़ित है और कांग्रेसी उस पीड़ा को समझ रहे हैं, उनकी मजबूरी को समझ रहे हैं। हमारे हाईकमान नेता भी उस मजबूरी को समझ रहे हैं और अन्य प्रांतों में हमारे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर हमारी जनता खुशहाल है। उनका धान गेहूँ 2500 में बिक रहा है और गन्ना का भी उचित मूल्य उनको मिल रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब में भी खुशहाली है, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ के किसान बदहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोरोना की मार, कोविड की मार जो है ना, करीब 80 और 90 की दशक में हमको ला दिया है। और अगर यही कोविड-19 पुनः अगर वापस ला दिए तो मान के चलिए हम 1947 से भी पीछे चले जाएंगे, भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। जिस समय हमारा देश भुखमरी की कगार पे था, उस समय माननीय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमारी आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी, जो माननीय प्रियंका वाड्रा जी की जो है ना दादी लगती हैं। उन्होंने हरित क्रांति ला करके और राष्ट्रीयकृत बैंकों को घर घर पहुंचा करके हमको भरपूर राहत दिलाई थी, उर्वरक का उत्पादन करके। ठीक है, ये आपने तमाम चीजें बताई। एक बड़ा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, आप कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जो आपके हस्बैंड हैं भैया वो समाजवादी पार्टी से रामनगर से चुनाव मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक ही घर में आप कांग्रेसी वो समाजवादी, जनता कंफ्यूज हो जाएगी कि जाना किधर है? देखिए, जनता अपना जो है ना स्वयं निर्णय लेना जानती है कि हमें कहां पर सुकून मिलेगा, क्योंकि समाजवादी की भी वो सरकार पूर्णतया देख चुकी है। इसमें किसी को बताना नहीं है, एक पब्लिक को समझाना नहीं है। वो जिसको अच्छा समझेगी उसको वोट देगी। लेकिन हमें कांग्रेस की नीतियां 1947 से जब से देश आजाद हुआ, बहू तो हम इस घर की बाद में बने, बेटी हम इस जिले की पहले थे और हमारा मायका हरक ब्लॉक का है और जन पैदाइशी हम लोग कांग्रेसी हैं। अच्छा, ये बताओ, मतलब देखिए बेनी बाबू से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो भी हमारे बड़े। तो भाभी जी, अब आप ये बताओ, मैं घर वाला सवाल रुकता हूँ, यहाँ तो आप कह रही हो पब्लिक के बीच में कि कांग्रेस अच्छी कि सपा अच्छी। अब ये बताओ कि अगर आप और भैया दोनों लोग एक समाजवादी से और ये, तो हम किसको अच्छा कहें कि भैया अच्छे कि भौजी अच्छी? देखिए, ये पब्लिक निर्णय करके आपको बता देगी कि भाभी अच्छी हैं या भैया अच्छे हैं। इसके लिए जो है ना हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। ठीक है, बताइए भाई। अरे अभी जो, हाँ, नहीं सही। अब मैंने जो है 2017-7 वाला भी दौर देखा है, वही मुलायम सिंह की पार्टी है जो बेनी बाबू को जो है पार्टी से निकाला,
देखिए मैंने 2000 जो है ये 17 वाला भी दौर देखा है। उनके बेटे का टिकट काट करके जो बाबूजी को मजबूर कर दिया है। हमारा समाज देख रहा है कि हमारा हित कहाँ है। हमारा हित अगर सही है तो 2009 में बाबूजी को इस्पात मंत्री भारत सरकार बना करके, और मेरा समाज देख रहा है कांग्रेस में ही जो है कुर्मी समाज और किसान समाज का हित है। ये कुर्मी बाहुल्य सीट है जो तीरथपुर है और रामनगर, ये कुर्मी बाहुल्य, कुर्मियों के बड़े नेता बेनी बाबू। अब आप देखिए पीछे, जरा रास्ता दीजिए भाई, ढोल भांगड़ा दिखा दें, उधर थोड़ा सा नाच गाना हो रहा है। हाँ, जिला आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि कांग्रेस ये जो महंगाई भगाओ और महंगाई हटाओ और बीजेपी भगाओ का नारा दे रही है, माल कम कैसे होगा, दाम कम कैसे होगा, क्या करने वाले हैं? देखिए, महंगाई हटाओ, कांग्रेस लाओ, भाजपा भगाओ, सीधा सीधा और स्पष्ट नारा है आदरणीय प्रियंका गांधी जी का। भारतीय जनता पार्टी लगातार मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उठा करके, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मौके के ऊपर पहुंच करके पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया है, दर्द को बांटने का काम किया है। ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपको रोकूंगा और ये जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर घटना हुई, चाहे वो लड़की के साथ में रेप का मामला हो या हत्या डकैती का मामला, देखिए इसी तरीके से राजस्थान में भी हुआ, खूब मामला उछला था मीडिया में भी। गहलोत साहब ने, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ तो उन्हीं की सरकार है। घटनाएं एक जैसी देश के अलग अलग हिस्सों में होती हैं। मसला यह है कि यहाँ आप रिवाइव करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपके बड़े लीडरान हैं, लेकिन स्थितियां राजस्थान में भी वो बनती हैं जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि घटनाएं राजस्थान में भी हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, पूरे भारत में हो रही हैं, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कानून व्यवस्था के हालात यहाँ पर एकदम दुरुस्त हैं, उसके बाद भी हमारे किसान भाइयों को जीभ के नीचे कुचला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले हमारे पत्रकारों को धक्का दिया गया, उनके ऊपर हमला किया गया, पत्रकार भाइयों के ऊपर। तो ये क्या नहीं दिख रहा है मीडिया को? मीडिया सवाल को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की बात कर रही है, लेकिन जब मीडिया के लोगों के ऊपर हमला किया जा रहा है, देखेंगे वो सवाल करेंगे। नहीं, सवाल आप मीडिया आप करिए, नहीं, बिल्कुल शेखर, सही बात है, यही बात है ना, मीडिया सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है हर किसी के लिए। अब इंजन आपसे जरा ये सवाल पूछा जाए कि आपको ये खबर पता कैसे चली? मीडिया के जरिए पता चली ना, मीडिया नहीं दिखाई तभी आप तक पहुंची ना ये खबर। मैं आपको बताता हूँ निदा, मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं दिल्ली में था जब कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग हुई, और ये आज नहीं, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया आप जब दोष देने लगते, कांग्रेस के तमाम लीडर्स और खासतौर से जो प्रवक्ता हैं, उनको ये बताया गया कि जब भी आपसे आपका सवाल पूछा जाएगा तो आप मीडिया पे हमला कर दीजिए। ये उनकी आसान रास्ता है बचने का, ये आज आसान रास्ता है ये बचने का कि बिल्कुल को चलाया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में भी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार में भी पत्रकार के घर में पेट्रोल डाल जलाया। आप पहले मुझे ये बताइए, आप हैं किधर? मैं किसी तरफ नहीं, आप हैं किधर? पत्रकार का भी कोई पार्टी नहीं होता, ठीक है, मैं तो सवाल कर रहा हूं। शेखर, पत्रकार का भी कोई पार्टी नहीं होता, वो अपनी बात रखता है, सवाल पूछने का हक है उसे, और अगर आप दम भर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस है, ठीक है, तो आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि अजय मिश्रा टेनी जी ने हमला किया पत्रकारों पे? आप कहिए कि वो हमला, आप ये कहिए कि वो हमला गलत था। मामला चल रहा है, अजय मिश्रा उसके बेटे ने किसानों को कुचला। अजीब हाल है, कमाल है। शेखर ठीक है, शेखर ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, उस पर सवाल मत पूछिए तो आपकी पत्रकारिता पर सवाल हो जाएगा, लेकिन पत्रकार पर हमला, इस पर आप सवाल पूछिए तो पत्रकारिता आपकी जिंदा रहेगी। चलिए ठीक है शेखर, आप बने रहिए, हमारे साथ आएंगे हम आपके पास लगातार। हमारे साथ एसएन सिंह साहब और पीयूष पंसर जो है वो जुड़े हुए। पीयूष पंसर, क्या लग रहा है जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां फुल एक्शन में नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है, हर कोई सड़कों पर उतरा हुआ है और सबसे बेहतर अपने आप को साबित करने की कोशिश लग रहा है, क्या लग रहा है किस दिशा में जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति? देखिए, राजनीति अभी जो दिशा में तो वही जा रही है 2022 के चुनाव की तरफ, उसी को जीतने की जो कश्मकश में जो है सारी पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो फीचर एक नजर आ रहा है वो है अलायंसेस का है। जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों का अलायंस कर रही है, और यही लग रहा है कि जो पार्टी, देखिए जो भाजपा पहले किया करती थी
वो जो देखिए, आप कितनी भी बात कर लीजिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब तक आप जातिगत समीकरण नहीं साध लेते हैं, खासकर हिंदी पट्टी में, भारत के हिंदी पट्टी में, तब तक आप चुनाव जीतने की संभावना आपकी बहुत कम रहती है। यही भाजपा ने पहले किया था, इस बार समाजवादी पार्टी यही काम कर रही है। और लगभग जो है कि 6-7 जो है छोटे छोटे जो दल हैं, जो खासकर जो है कि आपके अति पिछड़ी जातियों से आते हैं, उनके जो दल बने हुए हैं, उनके साथ उन्होंने एक कम से कम 6-7 दलों के साथ जो एक गठबंधन बना लिया है, उसका प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो अभी चुनाव है और जो कैंपेनिंग चल रही है, वो जो आपने कहा दिशा, तो दिशा मुझे लगता है कि अभी लोगों में एक कहीं न कहीं जो असंतोष है, उन्होंने देखा है ये सरकार के काम को। देखिए, अभी तक 2017 से पहले भाजपा को सरकार को देखा नहीं था लोगों ने, तो वो फैक्टर था कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडा राज और तमाम बातें होती थी वो सब, और होता भी था ऐसा, लेकिन उसको नकारा लोगों ने और भाजपा को ले आए। लेकिन भाजपा के भी 5 साल उन्होंने 4.5 साल, 5.5 साल देख लिए हैं, और इसलिए एंटी इनकम्बेंसी है। खासकर जो पेंडेमिक, मैं बार बार कहूंगा, पेंडेमिक में जो हालत हुए हैं देश के कई हिस्सों में हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खासे खराब हालात थे। वहां पे जो है, यहां तक कि मंत्री, जो सांसद थे, जो विधायक थे, उन तक को नहीं मिल रही थी सुविधाएं। जो ये है, बहुत भाजपा के खुद विधायक, सांसद, उनके साथ बड़ी संकट था। आम आदमी की तो बात ही दूसरी है। तो लोगों के मन में एक टीस है, एक गुस्सा है। अब देखिए गुस्सा कितना बैलेट बॉक्स में बदलता है, ईवीएम में कन्वर्ट होता है, लेकिन लोग कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ गुस्सा नहीं है। जहां समाजवादी के खिलाफ था, तो वहां भाजपा के खिलाफ भी है। और निश्चित रूप से देखिए, एक लोगों में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक जिस तरह से अगर हम भीड़ देखें लोगों के, जो नेताओं के उसमें आ रही, चाहे भाजपा की हो, चाहे जो है सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, तो एक लोग भी जो है कहीं न कहीं उनके मन में चल रहा है कि हमें अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है, जिस तरह से जो है कि जो नौकरियां हैं वो भरी नहीं जा रही हैं, जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कितने पेपर लीक हो गए, आप देखिए हर एग्जाम के पेपर लीक हो गए। यही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को कहती थी ये नकल करवाते हैं, वही इनके यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं लगातार। तो लोगों में गुस्सा है, ये गुस्सा एक दिशा ले रहा है कि परिवर्तन की दिशा ले रहा है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह साहब, हो सब कुछ वही रहा है, क्या लग रहा है आपको? असंतोष की जो स्थिति पैदा हो गई है अब उत्तर प्रदेश की जनता में, कैसे दूर कर पाएंगे उसे? देखिए, असंतोष बिल्कुल नहीं है। लोग विकास चाहते थे। मैं आपको गिना दूं, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक किस तरह से विकास हुआ है। आप देखिए, अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए। आज अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, आज मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, मेरठ से लेकर दिल्ली तक रैपिड रेल बन रहा है, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल का विकास हो रहा है, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड का विकास होगा। और कहा जाता था कि अगर सड़कों से एक दूसरे को जोड़ दीजिए तो स्वतः भी विकास होता है। हमारी जो सरकार है वो जवाबदेह सरकार है, पर्ची की सरकार नहीं है, पारदर्शी सरकार है। क्या है, आप सिर्फ आगे फीता काट रहे हैं। सुनिए, वैसे हमें भी सुन लीजिए। ठीक है सर, बोलिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा एक लाइन ऐड कर दूं उसमें। विपक्ष ये कह रहा है सारा काम उसका क्या हुआ है, सारा काम उसका क्या है, आप सिर्फ फीता काट रहे हैं। देखिए, आजादी के बाद से सिर्फ 1.5 एक्सप्रेसवे बने हुए थे उत्तर प्रदेश में। आज हम 5 एक्सप्रेसवे के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाएगा। एक बीमारू प्रदेश से आज हम विकास के प्रदेश के रूप में आ गए। इन लोगों को ये डर ये सता रहा है कि जिस तरह से योजनाएं ये ले आते थे कि एक धर्म के लिए नसबंदी रहेगा और दूसरे धर्म 100 बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखिए सर, 1 घंटे की डिबेट थी, उसमें भी आप धर्म लेकर आ गए बीच में। यही तो मैं कह रही हूँ, इससे ऊपर उठिए। अरे सर, इससे ऊपर उठिए प्लीज। का बयान क्या था? 1 घंटे की डिबेट 10 से 11, उसमें भी मैंने 2 ब्रेक ले लिए सर, और शुरू के 3-4 मिनट हेडलाइंस और खबर बताने में निकल गए, उसमें भी आप धर्म लेके आ गए सर। 2-2 शादियां नहीं कर सकते हैं। 1 घंटे भी हम विकास पर बातचीत नहीं कर सकते। आप सुन तो लीजिए, आप बताइए, हज हाउस बने तो ठीक है, लेकिन विंध्याचल का विकास नहीं होना चाहिए, धर्म से ऊपर उठ जाइए, नहीं होना धर्म चाहिए। की राजनीति खत्म कीजिए, विकास की बात कर रहे हैं ना, तो विकास पर आइए सर, देश है, विकास पर ही आ जाइए सर। विकास तो गिनिए ना। मैं तो कर रहा हूँ, कॉपी पेन लेके गिन लीजिए। आज गिना रहे हैं आप, तो फिर से धर्म पे आ गए। मैं तो सुनने बैठी हूँ क्या 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 है सर। अब अगर हमें 4-5 साल बाद एक सूबे में गुजारने के बाद, हमारी डबल इंजन की सरकार होने के बाद जब चुनाव आए, तो तब भी हमें अगर चीख के कहना पड़े कि हमने आपके लिए ये किया है, हमें आपके लिए ये क्या है, तो सर जो किया वो जनता तक पहुंचा क्यों नहीं? प्रदेश को मिला। लेकिन आप देखिए, अगर 4 दिन पहले जो बयान आता है कि काशी में कौन जाता है जिसको मोक्ष प्राप्त करना होता है,
क्या ये काशी के लोग हाथ नहीं होंगे इससे? काशी में लोग नहीं रहते हैं, हम लोग हर महीने जाते हैं, प्रतिवर्ष जाते हैं। इस तरह का बयान देता कौन है? आज मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 होने जा रहा है। आज देखिए एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होने जा रहा है। तो हम जो डिफेंस में हम 75 ऐसे सामान हैं जो हम दूसरे देशों को बेचना शुरू कर दिए। ये आत्मनिर्भर भारत का ही सपना है। अगर कोई काम हो रहा है सर, सामान के आज साथ जीवन और भी में जो बहुत कुछ बिक एयरपोर्ट रहा है, बेचने पे मत आइए सर, फिर मैं बोलूंगी तो बहुत कुछ मैं बता दूंगी क्या क्या बिक नहीं, गया अभी बिल्कुल तक। आप बोलिए ठीक तो है। आप सुनने के नहीं लिए सर, तैयार इस भी बात- रहिए, ठीक सिर्फ है। एक लोगों के लिए अरे नहीं सर, तो बोलेंगी ना। यहाँ पर आप बात मत एंकर कीजिए हैं ना, तो बेचा आप तो सबसे बहुत कुछ सवाल जा का रहा जवाब है ले सर, लेंगे। बेचा तो हमारी बहुत कुछ योजना जा रहा इस तरह है, से- बहुत कुछ ऐसा है जो दाव पे लग चुका है अब। तो इसका मतलब आप सर ठीक है, हम जो आज की अपनी बात कर रहे हैं उसी पर रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दे। लखनऊ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। थोड़ी देर में अमेठी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। वहां से हमारे संवाददाता लगातार शेखर जो है वो बने हुए हैं। शेखर, बड़ी खबर, राहुल प्रियंका पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में अमेठी के लिए रवाना होंगे और पद यात्रा के बाद रैली को संबोधित करेंगे। कोई दो राय नहीं है। राहुल और प्रियंका जो पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में थे रायबरेली में, वो लखनऊ आ गए हैं और लखनऊ से जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से वो आने वाले हैं। हम बिल्कुल आधे रास्ते पे उनके खड़े हुए हैं। ठीक है। आप देखिए ये बाराबंकी का जो चौराहा है हैदरगढ़ का, भैया रास्ता, भैया अरे मालिक कैमरा चल रहा। तो ये इस जगह पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। फूलमाला के जरिए उनका स्वागत करेंगे। आप थोड़ा सा रास्ता दीजिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए तो हम पीछे का नजारा भी दिखाएंगे। भैया थोड़ा सा रास्ता दीजिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कार्यकर्ता हैं जो लगातार यहाँ पर ये जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको हम दिखाएं कि बड़ी संख्या में इस तरफ भी अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। ढोल नगाड़े ताशों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बीच में आते हैं और आप ये देखिए अब यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आने वाले हैं। तो ये इस जगह पर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आने का जो सिलसिला है, क्रम है, वो लगातार जारी है। ये आप देखिए। हाँ भाई, क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो? क्यों आए हो? मीटिंग में मीटिंग है? कौन सी मीटिंग है? ठीक है। और आइए पीछे। काहे आए हो यहाँ पे? क्यों आए हो? हमको बुला के लेके आए, कार्ड लेके आए। हाँ ठीक है। हमारे बीच में और बताओ भाई क्यों आए यहाँ पे? हमारे बीच में अमरीश तिवारी क्यों आए हो? राहुल जी को देखने। हमारे बीच में रामनगर की पूर्व विधायिका बड़ी बहन। तो ये राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आए हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर निदा लोग मौजूद हैं और ये कारवां और जो भीड़ है वो लगातार अब बढ़ती जाएगी यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है वो अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ से शुरू ठीक है होगी। शेखर, पाएंगे हम आपके पास। तो फिलहाल लखनऊ पहुंच चुके हैं। अब हम शाहजहांपुर का भी रुख करेंगे जहां पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीरज वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, अमेठी में तो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं राहुल और प्रियंका। फिलहाल शाहजहांपुर की तस्वीर कैसी नजर आ रही, वहां पर हलचल कितनी तेज हुई? जी देखिए, 1 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे और उनको देखने के लिए यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात की भी चर्चा यहाँ पर जरूर है कि शाहजहांपुर के बगल में ही लखीमपुर खीरी है और वहाँ से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आते हैं, वो यहाँ पर मोदी के साथ मंच साझा करेंगे या नहीं, इस बात की चर्चा यहाँ बहुत ज्यादा है। हालांकि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो भी दिल्ली में है अजय मिश्रा टेनी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि बगल के जो जिला है वहां से ही टेनी आते हैं, क्या यहाँ पर वो दिखाई देंगे, इस बात की भी चर्चा। साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वो इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर हालांकि जो पिछले कार्यक्रम की अगर हम बात करें, क्योंकि जब टेनी साहब ने अगर चाय नहीं पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कल आकर, तो फिर आज मंच क्या साझा करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उनसे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूरी बनाए रखे हैं और जब गोरखपुर की रैली थी उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ कर दिया था कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान वो प्रधानमंत्री
ठीक है, चलिए नीरज आएंगे, आपके पास आएंगे नीरज। ठीक है, एसएन सिंह सर हमारे साथ लगातार बने हुए। एसएन सिंह सर, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले, एक बड़ा जन सैलाब जो है तस्वीरों में अभी हम देख पा रहे हैं शाहजहांपुर में कि एक बड़ा हुजूम जो है वो लोगों का वहां पर उमड़ा हुआ है। ये जो भीड़ नजर आ रही है, अगर इस भीड़ को हम देखें तो क्या वाकई में ये भीड़ 2022 में वोटर्स के रूप में तब्दील कर पाने में हम कामयाब हो पाएंगे? हैं वो किस तरीके के हैं? एसएन सिंह साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, एसएन सिंह तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पीयूष सर हमारे साथ जुड़े। पीयूष सर, क्या लग रहा है, किसको मिलेगी सियासत की संजीवनी? देखिए, अभी तो कुछ जल्दी होगी ये कह पाना, क्योंकि हर पार्टी जो है दमखम भर रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, इसलिए वो एडवांटेज है उसको, और वो अपनी वापसी के बड़े बड़े दावे कर रही है। तो और उधर समाजवादी पार्टी एक चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे आपने चर्चा करी कि जो हर पार्टी के नेताओं के जो है जो ये उनकी जो सभाएं हैं उनमें अच्छी खासी भीड़, लेकिन देखिए भीड़ का कैरेक्टर अलग अलग तरीके से, कुछ लाए जाते हैं। हमने देखा था कि मोदी जी के वहां पे भी जो है बस के बस भर के लाए गए थे, जब जो है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का वो हुआ था वहां पे। और यहाँ पे भी अभी आपके जो संवाददाता पूछ रहे थे कांग्रेस की अमेठी के, वहां पे भी कि वो कह रहा था कि हमको जो मजदूर है वो दिहाड़ी में लेके आते हैं, तो बहुत से ऐसी भीड़ होती है। तो अंत में किस पे वो वोट देते हैं, ये एक तो ये डिपेंड करता है कि किसकी पॉलिसीज या क्या जो नेता बात कर रहे हैं उनको क्या सही लग रहा है हालात देखते हुए। और दूसरी ये भी होती है कि देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार में जो है कि जातिगत समीकरण हम बहुत चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, लेकिन आज भी जातिगत समीकरण वही है, जात के आधार पे वोटिंग होती ही होती है। तो निश्चित रूप से वो एक मायने रखेगा कि किसके नेता को आपने कितने टिकट दिए हैं, किस समूह के नेता को कितने टिकट दिए गए हैं, क्या मुद्दे एसएन सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत सही कही कि जाति है कि जाति नहीं, क्या जाति फैक्टर ही इस बार काम करेगा? एसएन सिंह साहब से मेरा सवाल था, लेकिन फिलहाल की जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट के, जहां पर इस वक्त तस्वीरों में नजर आते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर, और उनके देखिए गर्मजोशी के साथ जो कार्यकर्ता है वहां पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं, और भी कई गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां पर राहुल और प्रियंका जो है वो पहुंच चुके हैं, और अब यहां से इनकी रवानगी होगी अमेठी की तरफ। धीरे धीरे इनका कामयाबा इनका जो काफिला है वो बढ़ेगा अमेठी की तरफ। एसएन सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल था सर कि जाति फैक्टर की बात यहां पर कर रहे थे पीयूष पंत सर, क्या वाकई में जाति जो है वो जाति नहीं, जाति फैक्टर काम करेगा इस बार? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में जाति एक व्यवस्था है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जी। अगर वो चीजें हैं तो जाहिर तौर पे वो लागू होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। न हम किसी एक जिले के लिए काम करते हैं, न किसी एक धर्म के तुष्टिकरण के लिए काम करते हैं, न सिर्फ एक जाति के लिए काम करते हैं। आप देखी होंगी जो हमारी योजनाएं है वो सभी जाति धर्मों के लिए सामान्य रही। ऐसा नहीं है कि जो सामूहिक विवाह है वो केवल एक धर्म के लिए दूसरे के लिए नहीं है, या जो हम अन्य योजना चला रहे हैं वो किसी एक जाति के लिए दूसरे के लिए नहीं है। हमने जो गैस कनेक्शन दिया है, हमने जो बिजली का कनेक्शन दिया, हम जो शौचालय की योजना दी है उससे सभी लोग खुश हैं, और सभी जातियां आज विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप देखेंगी कि 2017 से भी ज्यादा सीटों से 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि लोग ये देख चुके हैं कि डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है। जो डिफेंस कॉरिडोर आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है, अगर डबल इंजन की सरकार नहीं रहती तो प्रायः प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार में जंग छिड़ जाती है। ठीक है सर, यही तो बात है ना, यही मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जनता को अभी तक दिखा क्यों नहीं पाया आपके डबल इंजन की सरकार ने क्या कमाल किया है। अभी भी हमें इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद हमें बड़ी बड़ी रैलियां करनी पड़ रही है ये बताने के लिए कि हमने क्या काम किया है। हमें तमाम दिग्गजों को उत्तर प्रदेश की सरजमी पर उतारना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि हमने क्या काम किया है। हमने पूरे आला कमान को उत्तर प्रदेश के चुनाव में झोंक दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर सबको ये बताने के लिए कि
हमने आपके लिए क्या काम किया है। अगर जनता समझती सर तो बताने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ती, सारी सीटें आप ही की होती, चुनाव आप ही का था, इलेक्शन भी आप ही का होता, जीत भी आपकी होती। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। हमारे साथ एसएन सिंह साहब, युष्पन साहब, शेखर आनंद मिश्रा, हमारे संवाददाता, तमाम लोग जुड़े हुए थे। तो सभी लोग उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अपनी अपनी अलग अलग तरह की राजनीति की रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। देखना होगा कि 2022 में जनता जो है किस पर भरोसा करेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।